A musical theatre is a form of theoretical performance wherein the story is communicated through words, music, dance, and technical aspects of entertainment as an integrated whole. The Adityans have worked hard to get trained in dramatics, received professional inputs from the choreographer, had first hand experiential learning at the sound recording studio, and had a rare opportunity to get videographed professionally. Ladies and gentlemen, the Aditya Birla Public School, Bhubaneswar proudly presents a musical theatre performance, Manikarnika. इतिहास की गद्दी खाली पड़ी थी। रघुनाथ राव की मृत्यु के पश्चात उसके 4 दावेदार उठ खड़े हुए थे, जिनमें से एक है गंगाधर राव। और जब तक इन चारों में से ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक का हक तस्लीम न कर ले, यह इसी तरह खाली पड़ी रहेगी। आज इस सुनसान राजगद्दी पर केवल झांसी के राजपुरोहित ही आते हैं। इसके बीते हुए गौरव पर पतित पावन फूल चढ़ाने और इसके अंधकार में भविष्य पर 2 आंसू गिराए। इस गद्दी का पूजन ही इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इनकी आंखें लगी रहती है इसकी पवित्रता की रक्षा पर, उनके कान लगे रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के फैसले पर। आइए जनरल सरमन आइए, क्या खबर लेकर आए हैं कंपनी की तरफ से? अब कंपनी सरकार ने फैसला कर लिया है कि झांसी की राजगद्दी पर राजा गंगाधर राव का अधिकार है और इस ऐतनामे के मुताबिक उन्हें हुकूमती झांसी करार दिया जाता है। मुबारकबाद योर हाइनेस। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल हो महाराज। शुक्रिया जनरल सरमन, शुक्रिया। आर्टिकल 6 के अनुसार राजा गंगाधर राव हुकूमती झांसी स्वीकार किए जाते हैं कि वो आजादी, सुलह और व्यापार पर करार रखने के लिए कंपनी सरकार की फौजें अपने राज्य में रखेंगे और उसके खर्च के लिए 2,27,758 रुपए कंपनी सरकार को देंगे। और साथ ही यह शर्त भी मंजूर करते हैं कि झांसी के मौजूदा फौज के तमाम सिपाही कंपनी सरकार की फौज में शामिल कर लिए जाएंगे। थैंक यू लेडी, थैंक यू वेरी मच। लीजिए योर हाइनेस, हमारी दोस्ती की सलामती के लिए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। दाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। शिवाय गौरे वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
क्या बात है तारा? राजगुरु, झांसी में फिरंगी अफसर। झांसी में फिर एक बार फिरंगी अफसर? पता नहीं अंग्रेज कब अपनी बुरी नजर झांसी से हटाएंगे। जनरल सरमन, आप हमारी तरफ से गवर्नर जनरल को यकीन दिला दें, यह हलफनामा झांसी में खुशहाली का नया दौर शुरू करेगा। महाराज के हुक्म की तामील हर कीमत पर होगी। योर हाइनेस, लॉन्ग लिव द किंग। तभी राजपुरोहित महल में आते हैं और कंपनी सरकार का इकरारनामा पढ़ते हैं। प्रणाम गुरुदेव, ये लीजिए खुशी का पैगाम। खुशी का पैगाम? राजन, यह खुशी का पैगाम नहीं, झांसी के गुलामी का फरमान है। वो कैसे गुरुदेव? काश के मैं दस्तखत थे अब यहाँ पहुंच जाता तो यह इकरारनामा स्याही के बदले खून की लाल रोशनाई से लिखा जाता। मगर गुरुदेव, सब शर्तें तो वही है जो राजा रामचंद्र राव के साथ हुई थी। और ये सफा जिसमें झांसी राज्य कंपनी सरकार की फौजों को झांसी में रखना मंजूर करती है, क्या ये वही सफा नहीं जिसे मनवाने के लिए कंपनी के आला अफसर 4 साल से राज्य के चक्कर पे चक्कर काट रहे थे और मैं इनकार करता आ रहा था? मगर गुरुदेव, उनकी फौज हमारी फौज में शामिल होंगी और हमारी राज्य की हिफाजत करेंगी। श्रीमान, जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, की हिफाजत वान भी नहीं कर सकते। जिस तख्त की सेवा में हमने अपनी उम्र के 40 साल गवा दिए, उसे बेचने से पहले तुमने हमसे मशवरा तक न किया। उसे लुटाते हुए तुमने हमसे राय तक न ली। साफ जाहिर है अब आपको हमारी कोई जरूरत नहीं। नहीं गुरुदेव नहीं, आप अपनी गंगाधर राव को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। बगैर आपके सलाह और मशवरे के मैं क्या करूंगा? वही जो तुमने आज किया राजन। अगर तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत होती, सिर पर ताज पहनने के हवस में पैरों में गुलामी की बेड़ियां न पहनते। गुरुदेव नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा पुजारी नहीं हूं राजन, झांसी के तख्त का पुजारी हूं। और एक रोज तख्त की सेवा हेतु मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उस शक्ति को लेकर हमारे किए को मिटा सके, हमारे झुके हुए सिरों को उठा सके, बड़े इतिहास को बना सके। इस प्रकार कंपनी सरकार के फरमान के मुताबिक राजा गंगाधर राव झांसी राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। राजगुरु कंपनी सरकार की फौजों की झांसी में उपस्थिति का परिणाम भांप गए थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के प्रयास हेतु देश भर में जगह जगह भटकते रहे। इसी तरह भटकते हुए एक दिन झांसी की तकदीर उन्हें बिठूर ले गई, जहां मोरोपंत बाजीराव पेशवा द्वितीय के यहाँ नौकरी करते थे और अपनी पुत्री मनु के साथ रहते थे। सखी फूल तोड़े चलो फुलवरिया, सजना के संग सजनिया। सखी फूल तोड़े चलो फुलवरिया, सजना के संग सजनिया। कोई बेली फूल
दूर हटो, दूर हटो। अरे दूर हटो बदतमीजों, दूर हटो। तुम देखते नहीं कंपनी सरकार के आला अफसर आ रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो सरकार, पर आप इन बच्चों पे क्यों झुमला रहे हैं? मेरे बाबा को क्यों मारते हो? यू इडियट, यहाँ से चली जाओ, गो अवे। मैं क्यों चली जाऊं? तुम यहाँ से चले जाओ। रामू, काशी, मुगल, मुंदर सब जल्दी धराओ। क्या बात है मनु? देखो, यही वो आदमी है जो मेरे बाबा को गाड़ने चला था। तुम सीधे सीधे अपना रास्ता क्यों नहीं नापते? क्या बात है, तुम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ जाओ, सब लोग अपना अपना काम करो। यू फॉलो मी। अरे तू इतने जोश में क्यों गई थी मनु? उसके पास बंदूक थी मनु, अगर वे तुझे मार डालते तो? मैं क्या डरपोक हूँ जो बंदूक से डर जाती? अरे मेरी छबीली, मैं जानता हूँ कि तू कितने निडर है, बहादुर है। ना तू बंदूक से डरे, ना भाले से, ना तीर से डरे, ना तलवार से। अच्छा अच्छा, अब जा दौड़ कर, वहाँ नाना और राव तेरी राह देख रहे होंगे। हाँ, मुझे भी नाना के साथ हाथी पर बैठना है। दूर खड़े राजगुरु मनु के साहस और हिम्मत से प्रभावित हुए बिना न रह सके। उन्हें यह आभास हो गया कि जिसके लिए वो 4 साल से देश भर में जगह जगह भटक रहे थे, वह चीज़ उन्हें पिठूर में ही मिलेगी। इस छोटी बालिका में ही उन्हें झांसी की भविष्य की महारानी बनने के सब गुण दिखाई दिए। बहुत साहसी बालिका है। क्या यह आपकी बेटी है? हाँ महाराज, एक गरीब ब्राह्मण की बेटी है जो झोपड़ी में पैदा होकर महलों के ख्वाब देखती है। श्रीमंत पेशवा के अदने से मुलाजिम की बेटी और रानी की तरह हाथी पर बैठने का अरमान। पता इसके भाग्य में क्या लिखा है? मेरा ख्याल है कि मैं श्रीमंत पेशवा से मिलूंगा। राजगुरु श्रीमंत पेशवा से मिलने जाते हैं और मनु की कुंडली देखते हैं। आइए राजगुरु, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। छबीली की कुंडली देखकर आप किस सोच में पड़ गए राजगुरु? ऐसी प्रतिभाशाली कुंडली, ऐसी प्रतिभाशाली कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी श्रीमंत। भाग्य में लक्ष्मी, ज्ञान में सरस्वती और शक्ति में दुर्गा, सारी बातें एक ही कुंडली में इकट्ठा हुई है। प्रणाम राजगुरु जी, हुआ करे। मुझे तो यह बताएं कि मेरे हाथ में हाथी है कि नहीं। मुझे तो बस हाथी पर ही बैठना है। अरे पगली, तेरे हाथ में हाथी नहीं, तेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं। अलबत्ता तेरे हाथ में बहुत से हाथी हैं। चल चल, ज्यादा बातें ना बना, जा जाकर बाहर खेल। जरा ठहरो मोरोपंत, राजगुरु तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मोरोपंत, तुम्हारे घर में मुझे वह चीज मिली है जिसकी तलाश में मैं पिछले 4 साल से सारे देश की खाक छान रहा हूं। सच? मेरे घर में आपको वह चीज मिली? मेरे अहोभाग्य। मोरोपंत, राजगुरु चाहते हैं कि छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ किया जाए। मगर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? राजा गंगाधर राव की उम्र तो लगभग 50 वर्ष की होगी, और मेरी मनु तो अभी 9 साल की भी नहीं हुई। क्या ये विवाह धर्म के खिलाफ नहीं होगा? यह विवाह धर्म की वेदी पर नहीं होगा मोरोपंत, जिसमें उम्र, दिन और साल का हिसाब लगाया जाए। मनु का विवाह राज रंग या भोग विलास के लिए नहीं होगा, बल्कि देश के लिए होगा। तुम देखोगे तो पाओगे कि चूड़ियों की खनखनाहट कैसे तलवार की झंकार में बदल जाएगी। इस दुल्हन के घूंघट में देश की आजादी छुपी है। अब बताओ मोरोपंत, तुम्हारा क्या जवाब है? मेरे अहोभाग्य कि मेरी मनु झांसी की रानी बनेगी। मगर आप जानते हैं, मैं श्रीमंत सरकार का एक अदना सा मुलाजिम हूँ, और श्रीमंत सरकार की भी अनुमति जरूरी है। इस विवाह को मेरा आशीर्वाद है मोरोपंत।
फिर मेरी के मजाल की मैं ना। श्रीमंत, आज आपने झांसी को उसकी रानी दी है, कल झांसी की रानी आपको आपकी छीनी हुई पेशवाई वापस करेगी। उस दिन का हम इंतजार करेंगे राजगुरु। विवाहोपरांत रानी मणिकर्णिका और महाराज गंगाधर राव राजमहल में प्रवेश करते हैं। सावधान सावधान, झांसी की महारानी पधार रही हैं। हाजिरी दे दरबार। आज हम लोग इस खुशी के मौके पर रियासत की 2 रस्मों को अदा करने के लिए इकट्ठा हुए। पहली रस्म यह है कि रानी को ससुराल की तरफ से नया नाम दिया जाएगा और इसका इतिहास महाराज को है। महाराज महारानी मुबारक कदम झांसी की धरती पर पड़ते ही हमारे व्यापार में एकदम उछाल आ गया है। धन दौलत की तो मानो वर्षा हो गई हो। इससे सारा व्यापारी मंडल खुशी से झूम उठा है। हमें तो लगता है महाराज, हमारी रानी झांसी लक्ष्मी के कदम लेकर आई। ठीक है, ऐसा है, हम यहाँ ऐलान करते हैं कि आज से रानी मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाएंगी। बोलो रानी लक्ष्मीबाई की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। हमारे मुल्क की दूसरी रस्म यह है कि विवाह के बाद जब महारानी पहली बार महल में पधारती हैं तो महाराज महारानी की 3 ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अब महारानी जी हुक्म करें और महाराज उनका पालन। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरी मुंदर, अरे मुंदर कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ मनु। इधर आ, जल्दी आ मुंदर। अभी आई मनु। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरी मुंदर हमेशा मेरे साथ रहेगी। महारानी की पहली ख्वाहिश मंजूर है। अब महारानी जी दूसरी ख्वाहिश जाहिर करें। मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि एक हाथी बिठूर में नाना साहब को भेजा जाए, क्योंकि वे हमेशा मुझे अपने हाथी पर बैठा करते। महारानी की दूसरी ख्वाहिश मंजूर है। अब महारानी जी तीसरी ख्वाहिश जाहिर करें। अब मेरी तीसरी ख्वाहिश है, अरे मेरी तीसरी ख्वाहिश, हाँ बाबा यहाँ आओ, इतनी दूर क्यों बैठे हो? बाबा आपने मुझे रानी बना दिया, मुझे हाथी घोड़ा धन दौलत सब कुछ मिल गया है। अब आप भी कुछ मांग लीजिए। मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मेरे बाबा जो कुछ मांगे उन्हें दिया जाए। महाराज, आज मैं अपनी मनु को झांसी की रानी बना देखकर सब कुछ पा चुका हूँ। अब एक ही इच्छा बाकी है कि मेरी मनु, जो एक होनहार कली है, वो एक ऐसा महकता फूल बन जाए जिसकी खुशबू से सारा देश महक उठे। राजगुरु, आपने मेरी मनु को झांसी की रानी बनाया है, अब आप ही इसे सिखाइए कि रानी बनकर कैसे जीना। निसंदेह मोरपंथ, और यह भी कि रानी बनकर देश के लिए कैसे मरना चाहिए। महारानी की तीसरी ख्वाहिश भी मंजूर की जाती है। महामंत्री जी। जी महाराज। झांसी के दरबार में रानी के स्वागत के अवसर पर नृत्य सभा का आयोजन किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। dani dim tadare dani dim tanadere na dim tadare dani dim tadare dani dim tanadere na o dani der der tani tanadere na o dani der der tani tanadere na dim tadare dani dim tadare
दानी दीम तादारे दानी दीम ताना तेरे ना और इस तरह बालिका मनु झांसी राज्य की महारानी बनी। महारानी बनने के साथ ही मनु की शस्त्र विद्या आरंभ हुई। राजगुरु रानी को शिक्षा प्रदान करते हैं। काल चक्र की गति थमती नहीं, अनवरत चलती रहती है। और इसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई का प्रशिक्षण भी अनवरत चलता रहा। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और अनेकों युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। महारानी जी, आपने युद्ध कौशल की हर विधा में निपुणता प्राप्त कर लिया है। अब आपको भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का अध्ययन करना। भारत भूमि जिसने शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों, दुर्गावती जैसे वीरांगनाओं को जन्म दिया है, के साथ आपको भगवत गीता का भी पाठ पढ़ना है। यही वो महान ग्रंथ है महारानी जी, जो मनुष्य को अपनी कर्म की महत्व स्वीकारते हुए जीना भी सिखाता है एवं मरना भी। अवश्य राजगुरु जी, हम अपने भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के विषय में अवश्य अध्ययन करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हमारी मातृभूमि का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की। सुनो 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 सुनो, झांसी के राजा का फरमान सुनो। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा संपूर्ण हो गई है। इस उपलक्ष्य में गुरु दक्षिणा के समारोह का आयोजन किया गया है। आप सभी भारी संख्या में राज दरबार पहुंचकर समारोह की शोभा बढ़ाएं। सुनो सुनो सुनो। महाराज गंगाधर राव, राजगुरु मोरोपंत और कंपनी सरकार के अफसरों सहित दरबार में विराजमान है। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। सज्जनों, आज हम इस गुरु दक्षिणा के अवसर पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम अपनी महारानी का स्वागत करें और राजगुरु के चरणों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। महारानी जी, हमारे यहाँ सदियों से परंपरा चली आ रही है कि शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है और गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। इसी परंपरा का पालन करने के लिए महाराज ने हमें आदेश दिया है कि राजकोष से बहुमूल्य उपहार, सोना चांदी, हीरे जवाहरात राजगुरु को भेंट किए जाए। महाराज, मैं आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे नजराने को एक रानी के शान के मुताबिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किंतु ये बहुमूल्य उपहार वह झांसी राज्य का सारा खजाना भी वो कर्जदार नहीं कर सकता जो इल्म के सूरत में मुझे अपने गुरु से मिला है। आपने बिल्कुल सही कहा महारानी। इल्म एक ऐसी चीज है जिसे कि कोई दौलत चुका नहीं सकती, अगर गुरु को उनका यथोचित सम्मान तो मिलना ही चाहिए। महाराज, गुरु को उनका हक मिलना ही चाहिए। गुरुदेव, अब जो नजराना गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको भेंट करूंगी वह इस बात का सबूत होगा कि आपकी 10 साल की मेहनत बेकार नहीं गई, और वो नजराना होगी मेरी प्रतिज्ञा इस ऐतिहासिक अवसर पर, जबकि मैं एक रानी के उत्तरदायित्व
और जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ, मैं अपनी तलवार उठाकर ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपनी सारी जिंदगी अपने देश की आजादी की हिफाजत में गुजार दूंगी और दुश्मनों के हमलों का मुकाबला करते हुए मैं सिर्फ अपनी जान ही नहीं लगा दूंगी, बल्कि उनका मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! गुरुदेव, यह प्रतिज्ञा ही मेरी गुरु दक्षिणा है, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। वीर रानी, आज तक किसी गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा में इतना बड़ा पुरस्कार नहीं मिला होगा। महारानी लक्ष्मीबाई की जय! राजगुरु की जय! महाराज गंगाधर राव की जय! इस प्रकार राज्य के उत्तरदायित्व को संभालते हुए महाराज गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के नित्य नए सुखों का आस्वादन करने लगे। कैप्टन अनुस राज दरबार में प्रवेश करते हैं। कैप्टन, तुम हमारे राज्य में अंग्रेजी फौज के कमांडर हो। हमने तुम्हें अपनी फौज के साथ यहाँ आने का आदेश दिया था, फिर क्या वजह है तुम अपनी फौज लेकर यहाँ नहीं आए? I am sorry, Your Highness, मगर आज इतवार है, अर्थात संडे छुट्टी का दिन होता है। मैं उस दिन अपने सिपाहियों को कमर कसने का हुक्म नहीं दे सकता। अगर तुम हमें पहले इतला तो कर सकते थे ताकि हमें परेशानी ना होती। खैर, कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं है महाराज? महाराज, इतवार तो एक बहाना है, वरना कंपनी सरकार ये बताना चाहती है कि उसका एक अदना सा मुलाजिम झांसी नरेश के हुक्म को अपने ठोकर में रखता है। ये बात नहीं है महारानी जी, इतवार के रोज हम कमर नहीं कसते, ये हमारा उसूल है। मगर तारीख के सभी सफेद हमारे इस उसूल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। कैसे योर हाइनेस? 20 जून 1756, जिस दिन तुमने सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग शुरू की थी, उस दिन इतवार ही था। 17 जून 1757 के इतवार को तुम्हारी फौजें छुट्टी मनाने के बजाय हुगली के बाजार को जी भर कर लूट रही थी। उस वक्त तुम्हारे उसूल कहाँ थे, जिसका डंका पीटकर तुम झांसी नरेश के आदेश से टक्कर ले रहे हो? गलती माफ योर हाइनेस, जंग के मैदान में नियम तो क्या, मजहबी उसूल को भी छोड़ दिया जाता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मल्लिका विक्टोरिया का जन्मदिन कौन सा है? 24 मई योर हाइनेस। और सन 1840 24 मई को इतवार ही था, जिस दिन सिर्फ अंग्रेजी पलटन ही नहीं वरन ब्रिटानियाओं का नौकादल भी कमर कसकर मल्लिका के जन्मदिन के जश्न में शामिल हुआ था। मगर तुम और तुम्हारी पलटन आज इतवार का बहाना करके राजा के आदेश को कैसे इनकार कर सकते हो? माफी चाहता हूँ योर हाइनेस, मैं अभी अपनी फौज लेकर राजा की सवारी में शामिल होता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी।
और इस प्रकार महाराज गंगाधर राव के साथ महारानी लक्ष्मीबाई राजकाज के निर्णयों व प्रजा के सुख दुख में साथ देते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ने लगी। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य को पुत्र रत्न से नवाजा। चारों तरफ जश्न का माहौल था। झांसी के लोग मानो खुशी से झूम उठे। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे शुभ मंगल बेला आयो शुभ मंगल बेला आयो शुभ मंगल बेला आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे शुभ मंगल बेला आयो शुभ मंगल बेला आयो शुभ मंगल बेला आयो मनु मंग भर छायो रे आयो रे आयो रे आयो मनु मंग भर छायो रे आयो रे शुभ मंगल बेला आयो शुभ मंगल बेला आयो राजमहल में बजे बधाई और गुजे किलकारी राजमहल में बजे बधाई और गुजे किलकारी सब जन गावे खुशी मनावे सब जन गावे खुशी मनावे रंग रंग के दीप जलाकर झूमे सब नर नारी झूमे सब नर नारी आयो आयो रे आयो आयो रे आयो आयो रे आयो आयो रे शुभ मंगल बेला आयो शुभ मंगल बेला आयो मनु मंग भर छायो रे आयो रे आयो रे आयो मनु मंग भर छायो रे आयो रे शुभ मंगल बेला आयो 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 किंतु सुख के बाद दुख का आगमन होता है। यही शायद जीवन का शाश्वत सत्य है। पुत्र रत्न का यह सुख अधिक रास नहीं आया। जन्म के 3 माह बाद ही युवराज की मृत्यु हो गई। महाराज इस आघात को सह नहीं सके। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। इसे देखते हुए झांसी राज्य की सुरक्षित भविष्य के लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई वासुदेव राव के पुत्र अनंत राव को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। इसके कुछ दिनों बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। लाड डालहौजी की हड़प नीति को भांपते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने पति शोक व निजी संतापों को एक तरफ रखते हुए राज्य के उत्तरदायित्व को संभालना शुरू किया। महारानी जी, हमारे गुप्तचरों ने यह सूचना दी है कि कंपनी सरकार झांसी राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का हुक्म दे रही है। ऐसा है तो हमें तत्काल युवराज का राज तिलक कर देना चाहिए महारानी जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजगुरु। युवराज के राज तिलक की तैयारी की जाए। हम किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। राज्य के वफादारों, स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की वसीयत व महारानी के आदेश से मैं राजपुरोहित जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे युवराज दामोदर राव की राज तिलक की तैयारी करें। राज तिलक रोक दो। राज तिलक नहीं रुकेगा।
मैं गवर्नर जनरल के नाम पर हुक्म देता हूँ, राज तिलक रोक दो। और मैं यहाँ महारानी के नाम पर हुक्म देता हूँ कि राज तिलक की रस्म बराबर जारी रहे। मेरे पास गवर्नर जनरल का फरमान है। राज तिलक की रस्म पूरी होने पर ही महारानी इस पर गौर फरमाएंगी। मंगल ध्वनि व मंत्र उच्चारण के बीच राज तिलक किया जाता है। अब आप अपने गवर्नर जनरल का फरमान सुना सकते हैं। खलखट्टा लॉर्ड गवर्नर जनरल काउंसिल का फरमान बनाम रियासत झांसी गंगाधर राव की मृत्यु के बाद कंपनी सरकार उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव का झांसी राज्य दावे को खारिज करते हुए झांसी राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का हुक्म देती है और झांसी में अमन और प्रजा की खुशहाली को बरकरार रखने के लिए झांसी राज्य को अपने कब्जे में लेती है। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। जाकर अपने लॉर्ड गवर्नर से कह दो, जिस दिन मैं यहाँ की रानी बनी थी तब यहाँ इसी जगह तलवार उठाकर मैंने सौगंध खाई थी कि अपने देश की हिफाजत मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगी। यदि किसी में हौसला है तो आजमा कर देख ले। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, मरते दम तक ना दूंगी। तत्पश्चात रानी अपनी कुलदेवी के मंदिर जाती हैं और कहती हैं, हे माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं इस अन्याय और अपमान का बदला ले सकूं। ठहरो रानी। आज आप मेरे रास्ते से हट जाइए गुरुदेव। तो क्या आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं? हाँ गुरुदेव। और इस प्रकार राजगुरु देश भर में क्रांति का बिगुल बजाने निकल पड़े और रानी ने झांसी की जनता को अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस क्रांति का बिगुल उन्होंने नारी शक्ति की हुंकार से बजाया। संभल कर पकड़ो मुंदर तलवार जरा, पकड़ ढीली ना पड़ जाए, रहे हाथ संभाल सदा। लो संभालो वार को, झेलो जरा, मैदान जंग में संभलने का मौका मिलता कहाँ। सच कहती हैं आप रानी साहिबा, लेकिन झेलना है वार हमको आपका। मुश्किल पड़ेगी फिरंगियों को भी काफी, झेलनी पड़ेगी रण में यदि तलवारबाजी आपकी। हाँ हाँ, सजी तो है मुंदर की वाणी, तलवारबाजी में नहीं है कोई आपका सानी। चलो अभ्यास के लिए हो जाओ कमर कसकर तैयार। सोचो कैसे करे सामना जब शत्रु करे वार। तो कभी सोचा नहीं, तलवारबाजी रण में करनी पड़ेगी कभी। सुनो मुंदर सुनो, करे जब बाई ओर से रिपुवार, करो बाई वहां पर ही पलटवार। कठिन है घड़ी एक ऐसी, तलवारबाजी हमसे न होगी आपके जैसी। क्या नहीं हो सकता है संसार में, अभ्यास करे तो आ जाते हैं चतुराई हर वार में। किंतु महारानी, किंतु किंतु परंतु अब सोचने का वक्त नहीं है। झांसी रही तो हम भी हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इधर रानी ने झांसी राज्य के लोगों को युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देकर संभावित युद्ध की रणनीतियों पर विचार करना शुरू ही किया था कि अंग्रेज जनरल का नया फरमान आया, जिसके मुताबिक रानी को 24 घंटे के अंदर अंग्रेज जनरल से मिलने का आदेश दिया गया था। रानी ने वो आदेश अस्वीकार कर दिया था, वो तो किसी और ही अवसर की प्रतीक्षा में थी। उधर राजगुरु रानी की तलवार ले देश भर में क्रांति की ज्वाला जगाने निकल चुके थे। सज्जनों, आप अपनी तलवारें म्यान से निकालकर इस बात का प्रमाण दिए हैं कि ये तलवार तब तक म्यान में नहीं जाएंगी कि जब तक हम अपना मकसद पूरा ना कर ले। बेशक मैं इस बात का इकरार करता हूँ, अपन सूबे को आजादी के लिए तैयार करूंगा। और यकीन रखा, बिहार में चंद्रगुप्त और अशोक की संतानें फिर से अपने कारनामे दोहराएंगी। हर हर महादेव! आणि मी छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र को साथ लेकर दुश्मन पर आंधी और तूफान बनकर टूट पड़ूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! और मैं जिंदादिल पंजाब को अपनी जान की बाजी लगाने पर आमादा करूंगा। लेकिन याद रहे, हर सूबे में यह काम काफी राजदारी के साथ अंजाम दिया जाए। जनरल ह्यूरोज झांसी राज्य पर आक्रमण के लिए अपनी फौजें भेजता है। झांसी राज्य की चारों तरफ अंग्रेज फौजों का जमावड़ा देख रानी लक्ष्मीबाई भाप जाती है कि युद्ध की घड़ी अब निकट है।
रानी लक्ष्मीबाई झांसी की मशहूर गायिका मोतीबाई को गायन और नृत्य प्रस्तुत करने के बहाने अंग्रेजों की युद्ध की तैयारियां और रणनीतियां जानने के लिए भेजती। आओ मोतीबाई आओ, बताओ तुम झांसी के लिए क्या कर सकती हो? मोतीबाई झांसी के लिए जान दे भी सकती है और इन गोरों का जान ले भी सकती है। मोतीबाई सूचना देती है कि 1-2 दिन में ही जनरल ह्यूरोज झांसी पर आक्रमण करने वाला है। रानी जगह जगह घूमकर युद्ध की तैयारियां देखती है। गौस मोहम्मद को शीघ्र ही पेश किया जाए। सलाम वालेकुम रानी साहिबा। गौस मोहम्मद सईद, अब लगता है कि जंग का मैदान सामने ही है। आप फिक्र ना करें मल्लिकाए झांसी, सारी जानदार तोपों के सहारे मैं तोपची गौस मैदान जंग में जान की बाजी लगा दूंगा। तो फिर ठीक है साथियों, इस बार की होली हम अंग्रेजों के खून से खेलेंगे। हाँ मल्लिकाए झांसी, अब की बार होली तो अंग्रेजों के खून से ही खेलेंगे। हर हर महादेव।
और इस तरह यूरोज की विशाल सेना के साथ झांसी के रणबांकुरे बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अंग्रेजों के विशाल सेना के सामने उनकी संख्या धीरे धीरे से घटने लगी और गौस मोहम्मद की मृत्यु ने तो रानी की कमर ही तोड़ दी। इसी बीच भारत के अलग अलग सूबों में क्रांति की ज्वाला जगाकर राजगुरु झांसी पहुंचते हैं। युद्ध की स्थिति देखकर राजगुरु रानी को झांसी से निकलकर कालपी में नाना और तात्या से मिलने का आदेश देते हैं। रानी अपने वफादार सैनिकों के साथ कालपी के लिए निकल पड़ती है। जनरल यूरोज अपनी विशाल सेना के साथ ग्वालियर भी आ धमकता है। रानी अपने पुत्र दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप देती है। रानी आगे बढ़ती है मगर रानी का घोड़ा सोन नाले को पार नहीं कर पाता। वहीं पीछे से एक अंग्रेज सैनिक आकर रानी पर जोर से प्रहार करता है। घायल रानी अपनी तलवार के एक ही प्रहार से उसका काम तमाम कर देती है। 10 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां वीर रानी ने प्राण त्यागे, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुंदेले हरबोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये